हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परीक्षा तक में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट सेशन, जिस सेशन में आज हम बात करेंगे जो प्रीवियस ईयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, जिसका ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले इसके 2 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हैं, जिसे आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। आज का जो सेशन है उसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपसे एक प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपका ये रहा। पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया है, भारतीय संस्कृति में वेदांगों की संख्या कितनी है। क्या पूछा गया है? भारतीय संस्कृति में वेदांगों की संख्या कितनी है। अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय संस्कृति में वेदांगों की संख्या, तो वो हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? 6, ठीक है। अगर थोड़ा आपसे प्रश्न थोड़ा चेंज करके पूछ देगा, अगर आपसे पूछ ले वेदों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 4। अगर वेदांग पूछ ले तो वो हो जाएगी 6, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा, बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। सेकंड प्रश्न में पूछा गया है, जुलू जनजाति कहाँ की है। क्या बताना है आपको? जो जुलू नामक जो जनजाति है वो किस देश में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो अगर आपसे पूछ ले जुलू जनजाति के बारे में, तो वो निवास करती है मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ निवास करती है? दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड में आप एक जनजाति याद रखिएगा, आपसे पूछ लेता है कि माओरी जनजाति कहाँ पर निवास करती है। क्या पूछ लेता है? जो माओरी जो जनजाति है वो किस देश में निवास करती है या किस देश में मुख्य रूप से पाई जाती है। तो यह न्यूजीलैंड में पाई जाती है माओरी जनजाति, ठीक है। तो इतना याद रखिएगा। चलो अच्छा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। में आपसे पूछा गया है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके विरुद्ध हुआ था। क्या पूछा गया है? पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और किसके मध्य में लड़ा गया था। तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब बात करते लेते हैं पानीपत के तीनों युद्धों के बारे में, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है और कोई ना कोई युद्ध से रिलेटेड पानीपत के आपसे प्रश्न पूछ लेता है। बात करते हैं प्रथम पानीपत युद्ध के बारे में। तो अगर आपसे पूछ ले प्रथम पानीपत जो युद्ध हुआ था वो हुआ कब था, तो आप डेट याद रखिएगा, 1526 ईस्वी में प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ था, जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था। इसी युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को मारकर मुगल वंश की स्थापना की थी और लोधी वंश का अंत किया था, ठीक है। क्या किया था? मुगल वंश की स्थापना की थी और लोधी वंश का अंत किया था बाबर ने प्रथम पानीपत के युद्ध से। अब बात आती है पानीपत के द्वितीय युद्ध के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो वो हुआ था 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। हेमू जिसका पूरा नाम था हेमचंद्र विक्रमादित्य। क्या था? हेमचंद्र विक्रमादित्य। हेमू के बारे में एक पॉइंट आप याद रखिएगा, हेमू जो था वो अंतिम हिंदू शासक था। अगर आपसे पूछ ले कि अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो आप याद रखिएगा अंतिम हिंदू शासक हेमू था, ठीक है, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली हुई थी। अब बात कर लेते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध के बारे में। अगर आपसे पूछ ले कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो पहले तो आप डेट याद रखिएगा, 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, जो कि मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। किसके के बीच में हुआ था? मराठाओं और अहमद शाह अब्दाली के मध्य में हुआ था। इस प्रश्न में पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य में हुआ था, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। हम आपको एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न बनाने का तरीका भी बताते हैं और इनसे रिलेटेड करके आप आसानी से इतने सारे पॉइंट याद रख सकते हैं। चलो अच्छा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी। प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इम्पोर्टेंट है, ये कई बार रिपीट हो चुका है एग्जामों में। इस प्रश्न में क्या पूछा गया है? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला कौन थी। तो अगर आपसे पूछ ले कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो वो हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। कौन हो जाएंगी? सरोजिनी नायडू। यहीं पर अगर आपसे थोड़ा प्रश्न चेंज करके पूछ ले कि कांग्रेस की
पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो थी एनी बेसेंट। अगर पूछ ले पहली भारतीय महिला तो वो हो जाएंगी सरोजनी नायडू। ठीक है, तो इतना आप इनके बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है लीला सेठ, तो इनसे आप एक प्रश्न याद रख सकते हैं। ये हाई कोर्ट की प्रथम न्यायाधीश थी। किसकी थी, जो हाई कोर्ट थी उसकी प्रथम न्यायाधीश थी लीला सेठ। अगर आपसे पूछ ले किस प्रदेश की बनी थी, तो बनी थी हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, याद रखिएगा लीला सेठ से। अगर सुप्रीम कोर्ट की पूछ ले तो पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं हुई है। अगर यह पूछ ले कि पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो वो याद रखिएगा वो थी आपकी फातिमा बीबी। कौन हो जाएंगी, फातिमा बीबी। मैं लिख देता हूँ फातिमा बीबी। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 5 इम्पॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। क्या पूछा गया है, महात्मा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका गए थे वहाँ से भारत कब लौटे। तो महात्मा गांधी 1915 में भारत लौटे थे। अगर पूरी आप डेट याद रख सकें तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915। इसीलिए 9 जनवरी को भारत में प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत में पहली बार लौटे थे। ठीक है, तो इतना सारा पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए भाई बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछा गया है शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। इसको जो प्रश्न आपका लिखा हुआ है पहले तो यही पूछ लेगा कि शांत घाटी किस राज्य में स्थित है। अगर ये नहीं पूछेगा तो आपसे ये पूछ लेगा कि साइलेंट वैली जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो आप याद रखिएगा वो स्थित है केरल राज्य में। कहाँ स्थित है, केरल राज्य में स्थित है साइलेंट वैली या फिर शांत घाटी। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में आपसे पूछेगा कि जो फूलों की घाटी है, क्या है, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है, तो वो स्थित है उत्तराखंड में। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। अगर आपसे पूछ ले कि सिलिकॉन वैली कहाँ पर स्थित है, तो वो स्थित है बेंगलुरु में। केरल में शांत घाटी है, उत्तराखंड में फूलों की घाटी है और बंगलौर में आप याद रखिएगा यहाँ पर सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन की घाटी है। ठीक है, तो इतना आप याद रखिएगा। चलिए भाई अगर आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और क्योंकि आपका जो लाइक और कमेंट होता है उसी से हम मोटिवेट होते हैं। इसके बाद से ही हम इतने इम्पोर्टेंट आपके लिए क्लासेस लाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही ढेर सारे प्रश्न पाना चाहते हैं और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। ठीक है, चलिए अच्छा अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। क्या पूछा जा रहा है, बृहदेश्वर मंदिर किस राज्य में है। आपको बताना है बृहदेश्वर मंदिर जो है वो किस भारतीय राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर उड़ीसा में। पहले तो हम बात करते हैं बृहदेश्वर मंदिर के बारे में, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारे महत्वपूर्ण पॉइंट निकल कर आते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहले तो आपसे पूछ लेगा कि बृहदेश्वर मंदिर स्थित कहाँ पर है, तो आप ये याद रखिएगा यह तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। फिर आपसे पूछेगा कि जो बृहदेश्वर जो मंदिर है वो किस भगवान को समर्पित है, तो आप याद रखिएगा यह भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, फिर आपसे पूछेगा कि बृहदेश्वर मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया था, तो आप याद रखिएगा यह राजराजा चोल प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, राजराजा चोल प्रथम के द्वारा बनवाने का कार्य किया गया था। अगर आपसे पूछ ले कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस शैली में बना हुआ है, तो आप याद रखिएगा यह द्रविड़ शैली में बना हुआ है, क्योंकि जो दक्षिण भारत की जो मंदिर बनाने की जो कला है वो द्रविड़ शैली है, इसलिए यह द्रविड़ शैली में निरूपित है बृहदेश्वर मंदिर। एक पॉइंट आप और याद रखिएगा कि बृहदेश्वर एकमात्र विश्व का ऐसा मंदिर है जो कि पूरा का पूरा ग्रेफाइट पत्थर से बना हुआ है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है और इसको यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया हुआ है, इसलिए यह और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। चलिए अच्छा अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। क्या पूछा जा रहा है, अर्थशास्त्र का नोबल सबसे पहले किस भारतीय व्यक्ति को मिला था।
आपको बताना है। अर्थशास्त्र का जो पहली बार किसी भारतीय को नोबेल मिला था उसका नाम क्या है। पहले तो हम जान लेते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो नोबेल पुरस्कार को जो देने का कार्य करते हैं वो स्वीडन देश जो है वो नोबेल पुरस्कार वितरित करता है। ठीक है, तो इस प्रश्न में जो पूछा गया था उसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अमर्त्य सेन ऐसे पहले भारतीय व्यक्ति थे जिनको अर्थशास्त्र में नोबेल मिला हुआ था। अगर आपसे पूछ ले मिला कब था तो डेट आप याद रखिएगा क्योंकि डेट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा 1998 में इनको अर्थशास्त्र का नोबेल दिया गया था। और दूसरे भारतीय कौन बन गए हैं, तो दूसरे भारतीय अभिजीत बनर्जी बन गए हैं जिनको अभी हाल में 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल मिल चुका है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इनको सबसे पहले भारतीय बने थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था। पूछ लेता है कि इनको किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आप याद रखिएगा गीतांजलि पुस्तक के लिए इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 में पूछा जा रहा है चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई थी। जितनी भी जो 4 बौद्ध संगीतियां हैं ये इम्पोर्टेंट हैं, कहीं ना कहीं से आपसे यहाँ से प्रश्न बन जाता है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम पहले तो बात कर लेते हैं चारों बौद्ध संगीतियों के बारे में। ठीक है, तो आप लोग एक बार एक जगह पर लिख लीजिएगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। बात करते हैं प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। पहले तो आप डेट याद रखिएगा, यह 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ पर हुई थी तो यह राजगृह में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, राजगृह में हुई थी। अगर आपसे पूछ ले किस शासक के समय में हुई थी तो आप याद रखिएगा यह अजात शत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी और अजात शत्रु के समय में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड बौद्ध संगीति के बारे में। अगर आपसे पूछ ले यह कब संपन्न हुई थी तो आप डेट याद रखिएगा 383 ईसा पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। पूछ ले किस शासक के समय में हुई थी तो काला अशोक के समय में हुई थी। किसके समय में, काला अशोक के समय में हुई थी। पूछ ले किस जगह पर संपन्न हुई तो यह वैशाली में संपन्न हुई थी। 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और काला अशोक के समय में हुई थी। ठीक है, अब बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति के बारे में। तो तृतीय जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी 250 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 250 ईसा पूर्व में हुई थी। अगर पूछ ले कहाँ पर संपन्न हुई तो यह पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। किसके समय में अगर पूछ ले तो अशोक के समय में। ठीक है, 250 ईसा पूर्व में हुई, पाटलिपुत्र में हुई और अशोक के समय में हुई थी तीसरी बौद्ध संगीति। अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति के बारे में। अगर आपसे पूछ ले चतुर्थ बौद्ध संगीति कब हुई तो यह हुई थी 72 ईसा पूर्व में। कब हुई थी, 72 ईसा पूर्व में। अगर आपसे पूछ ले यह कहाँ पर हुई तो यह कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। और अगर पूछ ले किसके शासनकाल में तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। 72 ईसा पूर्व में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो मैंने आपको चारों बौद्ध संगीतियों से बनने वाले पॉइंटों को बता दिया। आप लोग एक जगह पर लिख लीजिएगा जिससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अब इस प्रश्न में पूछा गया था कि चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी, तो अभी हमने आपको बताया कि वह कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और कुंडलवन कश्मीर में संपन्न हुई थी चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो अच्छा, अब वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं। अगर आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें बस, और आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए अच्छा, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की। क्या पूछा गया है, पहले तो इसको स्टार कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, रिपीट होता है। इस प्रश्न में पूछा गया है रिपब्लिकन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कौन सी पुस्तक, जो रिपब्लिकन जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई। अरस्तु, प्लूटो, क्लूटो और मैकियावेली। ऑप्शन 4 रखे हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन देखना है। अगर आपसे पूछ ले रिपब्लिकन पुस्तक तो यह लिखी गई थी प्लूटो के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी, प्लूटो के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी लिखा हुआ है क्लूटो, ऑप्शन बी लिखा हुआ है प्लूटो। तो यह दोनों शिष्य थे अरस्तु के। किसके शिष्य थे, अरस्तु के शिष्य थे क्लूटो और प्लूटो।
ठीक है, ये अरस्तु के शिष्य थे। अरस्तु ने भी एक पुस्तक लिखी हुई थी जिसको आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपिया नामक जो पुस्तक लिखी गई है वो अरस्तु के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा। इसमें जो पूछा गया था वो रिपब्लिकन पुस्तक पूछी गई थी जो कि प्लूटो के द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलो अच्छा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, पहले तो स्टार कर लीजिएगा। क्या पूछा गया है? जीएसटी के लिए कौन सा संवैधानिक सुधार बिल आया था? आपको बताना है जो संवैधानिक बिल जो आया था जीएसटी के लिए वो कौन से नंबर का था। तो वो था 101वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो जीएसटी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीएसटी के बारे में, क्योंकि यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आते हैं। अगर आपसे पूछ ले जीएसटी जो था वो भारत में कब लागू हुआ था, तो आप लोग याद रखिएगा 1 जुलाई 2017 से लागू हुई जीएसटी। कब से लागू हुई? 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि जीएसटी को लागू करने का जो पहला भारतीय राज्य बना था वो कौन सा बना था, तो यह असम से बना था। अगर आपसे पूछ ले किस देश में सबसे पहले जीएसटी लागू हुई, तो वो फ्रांस में लागू हुई थी और भारत में असम राज्य में सबसे पहले जीएसटी लागू की गई थी, ठीक है। जीएसटी से एक प्रश्न और बनता है, आपसे पूछ लेता है कि जीएसटी जो बिल है वो कैसा, आपसे पूछ लेगा कि जीएसटी जो टैक्स है वो कैसा टैक्स है, तो यह इनडायरेक्ट टैक्स है। याद रखिएगा यह इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट आप याद रखिएगा। इसका जो राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन नंबर सी। चलिए अच्छा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। क्या पूछा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? क्या पूछा गया है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे जो विश्व की जो सबसे बड़ी मूर्ति है वो यही है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पहले तो आप स्टैचू ऑफ यूनिटी से बनने वाले पॉइंट आप याद रखिएगा। यह जो स्थित है यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। किस तट पर स्थित है? तो केवड़िया में, तो केवड़िया जो तट है वहाँ पर स्थित है। अभी केवड़िया में सी प्लेन भी चलाए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। केवड़िया में अभी सी प्लेन भी चलाए गए हैं। फिर आपसे पूछ लेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी की टोटल जो लंबाई है वो कितनी है, तो 182 मीटर इसकी टोटल लेंथ है। अगर आपसे पूछ ले कि इसको बनाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा राम सुतर जी के द्वारा इसको बनवाने का कार्य किया गया था। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है, तो यह नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और यह किसकी मूर्ति है, तो यह सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति है, ठीक है। चलिए अच्छा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। पूछा गया है महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु कौन थे? क्या पूछा जा रहा है? महात्मा गांधी के जो राजनैतिक गुरु थे वो कौन थे? तो आप याद रखिएगा महात्मा गांधी के राजनैतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 में पूछा जा रहा है बेम्बानंद झील किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्या पूछा गया है? बेम्बानंद झील। तो बेम्बानंद झील अगर आपसे पूछ ले तो यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? केरल राज्य में, ठीक है। चलिए अच्छा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। क्या पूछा जा रहा है? राउफ किसका लोक नृत्य है? इंपॉर्टेंट है, स्टार कर लीजिएगा, कई बार रिपीट हो चुका है। राउफ लोक नृत्य केरल, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन देखना है। अगर आपसे पूछ ले राउफ लोक नृत्य, तो याद रखिएगा यह जम्मू कश्मीर का है। कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर से आप 1-2 पॉइंट और देख सकते हैं। अगर आपसे जम्मू कश्मीर से पूछ ले कि जम्मू कश्मीर के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो वो थे युवराज करण सिंह। कौन थे? युवराज करण सिंह, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए अच्छा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। क्या पूछा जा रहा है? आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती, या फिर रामकृष्ण परमहंस, या फिर महात्मा गांधी जी के द्वारा? तो अगर आपसे पूछ ले आर्य समाज की स्थापना, तो यह की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। आपसे अगर डेट पूछ ले तो डेट आप लोग याद रखिएगा 10 अप्रैल 1875 को की गई थी आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। फिर अगर आपसे पूछ ले
कि इसकी स्थापना की कहाँ गई थी, तो इसकी स्थापना मुंबई में की गई थी। ठीक है, याद रखिएगा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में की गई थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने रामकृष्ण परमहंस और जो वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई थी वो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। क्या पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है, बौद्ध धर्म के ग्रंथ मुख्य रूप से किस भाषा में लिखे गए हैं। पाली, ब्राह्मी, संस्कृत या फिर हिंदी भाषा में। तो अगर आपसे पूछ ले बौद्ध धर्म के मुख्य रूप से जो भाषा में लिखे गए ग्रंथ हैं वो पाली भाषा में पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, पाली भाषा। ठीक है, चलिए अच्छा, बात करते हैं अगले प्रश्न की। क्या पूछा जा रहा है, काकड़ा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। क्या पूछा गया है, काकड़ा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो आप लोग याद रखिएगा यह गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, गुजरात राज्य में। अगर आपसे पूछ ले कि यह गुजरात राज्य में किस शहर के किनारे स्थित है, तो सूरत शहर के किनारे स्थित है काकड़ा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। फिर अगर आपसे पूछ ले कि सूरत में यह किस नदी के किनारे स्थित है, तो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है काकड़ा पारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अच्छा, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19। क्या पूछा जा रहा है, ढोला सदिया पुल किस नदी के ऊपर बना हुआ है। क्या पूछा गया है, ढोला सदिया पुल। तो पहले तो बात करते हैं ढोला सदिया पुल के बारे में। ढोला सदिया पुल का जो नया नाम वहाँ की सरकार के द्वारा रख दिया गया है, तो उसको आप लोग याद रखिएगा, ढोला सदिया पुल नया नाम जो रखा गया है वो भूपेन हजारिका पुल। क्या नाम रखा गया है, भूपेन हजारिका। इसका जो नया नाम है ढोला सदिया का। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न में पूछा गया था किस नदी के किनारे बना हुआ है या किस नदी के ऊपर बना हुआ है, तो यह लोहित नदी के ऊपर बना हुआ है ढोला सदिया पुल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के मात्र 2 राज्यों से होकर गुजरती है, पहला अरुणाचल प्रदेश और दूसरा असम, और ढोला सदिया पुल भी असम राज्य में बना हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। 20 नंबर इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया है, नंद वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। घनानंद, महापद्म नंद, मेघदूत या फिर कनिष्क। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई सारे बच्चे इसमें घनानंद और महापद्म नंद में अंतर नहीं समझ पाते हैं और इसका अधिकतर आंसर घनानंद करते हैं। तो आज से इसको आप याद रखिएगा, महापद्म नंद जी के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी। घनानंद जो थे वे अंतिम नंद वंश के शासक थे। ठीक है, जिनको चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आज के बाद आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, महापद्म नंद के द्वारा नंद वंश की स्थापना की गई थी और घनानंद इसके अंतिम शासक थे। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा गया है, डूबते हुए सूरज का देश किस देश को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नॉर्वे को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है। अगर आपसे पूछ ले उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है जापान को। ठीक है, दोनों याद रखिएगा, डूबते हुए सूरज का देश नॉर्वे और उगते हुए सूरज का देश जापान। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या पूछा जा रहा है, जातक कथा पुस्तक में किसकी कथाओं का संकलन है। जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर पारसी धर्म। तो अगर आपसे पूछ ले जातक कथा पुस्तक, तो इसमें बौद्ध धर्म की कथाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए अच्छा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 में पूछा जा रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी। इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा गया है, मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। कब की गई थी, 1906 में। पूछ ले किसके द्वारा की गई थी, तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां। आगा खां और सलीमुल्लाह खान के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की गई थी। फिर अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग की स्थापना की कहाँ पर की गई थी, तो याद रखिएगा ढाका में
की गई थी। कहाँ पर की गई थी? ढाका में की गई थी 1906 को। ऑप्शन नंबर बी लिखा हुआ है 1907। इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1907 में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, यहीं पर गरम दल और नरम दल आपस में अलग हो गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 में पूछा गया है डिगबोई तेल शोधक केंद्र किस राज्य में स्थित है? क्या पूछा गया है? डिगबोई तेल शोधक केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह असम राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह भारत का सबसे पुराना तेल शोधक केंद्र है, डिगबोई तेल शोधक। ठीक है, और यह असम राज्य में स्थित है। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो अभी तक जिन्होंने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है वो लोग लाइक जरूर कर दें। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? केरल, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और बिहार। 4 ऑप्शन रखे हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन देखना है। तो अगर आपसे पूछ ले अजंता गुफाएं किस राज्य में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अजंता गुफाओं से अगर आपसे पूछ ले कि इसको किस शासकों ने बनवाया था, तो ये आप याद रखिएगा, इसको गुप्त शासकों के द्वारा बनवाया गया था अजंता की गुफाओं को। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है और गुप्त शासकों के द्वारा इसको बनवाया गया था। चलिए हमारा जो कंप्लीट हुआ आज का सेशन। आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर इसका जवाब देना है। इस प्रश्न में जो पूछा गया है पेरियार नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है? 4 ऑप्शन आपके रखे हुए हैं, आपको राइट ऑप्शन चुनकर कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना है। ठीक है, सब लोगों को जवाब देना है कमेंट बॉक्स में लिखकर। मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।